Good morning, students. Today we will do the format of balance sheet. We are doing our chapter that is financial statement analysis, which means statements which are prepared at the end of the year, which show the financial position of business enterprise. In these financial statements, we will prepare balance sheet and profit and loss account, which is also called income statement. So बेटा आज हम करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि मैंने आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी. बैलेंस शीट कंपनीज की बैलेंस शीट है बेटा. ये कंपनीज का हमारा जो एक्ट है दैट इज 2013, और जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो बेटा वर्टिकल फॉर्म में होती है. अभी तक हमने जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये वर्टिकली फॉर्म में होती है जैसा मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है बेटा. और बैलेंस शीट की स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट जिसकी बना रहे हैं ऑफ, जिस कंपनी की बना रहे हैं, एज ऑन नहीं लिखते, एज एट लिखते हैं, जो हमारा ईयर एंडेड है. ओके. बैलेंस शीट का मैंने आपको बताया था कि आप ये याद रखो. ये था हमारा ससरम सन डॉल सी टॉस एंड लिफोर्ड सी टिस्को एंड लिफोर्ड सी टिस्को. ससरम सन डॉल सी टॉस एंड लिफोर्ड सी टिस्को. ये होती बेटा हमारी लायबिलिटी साइड और ये होती है हमारी एसेट साइड. ठीक है बेटा. ये होती है लायबिलिटीज और ये होती है एसेट साइड. ठीक है. लायबिलिटी साइड में आपको करवा चुकी हूँ. आज हम करेंगे एसेट साइड. बेटा जहां हमने लायबिलिटी साइड का टोटल करा था ना, उसके नीचे से ही हमने एसेट साइड शुरू कर देनी है. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आज आपको एसेट साइड अलग से करवा रही हूँ. ओके. देखो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे. एसेट साइड का फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का. क्या होता है हमारे पास? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट. यहाँ हम डाल देते हैं इसको करंट ईयर, जितनी उनसे हमने इंफॉर्मेशन डालनी है इस ईयर की. सबसे पहले हमने लिखा था लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के सारे कॉलम बनाए थे और टोटल कर दिया था. अब हम क्या कर रहे हैं? एसेट्स. सेकंड हेडिंग कौन सा हमारा? एसेट्स. एसेट्स के कॉलम बनाएंगे. एसेट्स का हमारा क्या है? देखो, एन लिफोर्ड. एन बड़ा है, लिफोर्ड छोटा है. सी टिस्को. सी बड़ा है, टिस्को छोटा है. सो हम बनाते हैं. ये देखो मैं ऐसे लिख रही हूं. एन एल आई एफ ओ डी. एन लिफोर्ड. ओके. सी टिस्को. सी बड़ा, टिस्को. टी आई एस सी ओ. टिस्को. एन लिफोर्ड सी टिस्को. एन लिफोर्ड सी टिस्को. लास्ट में हम क्या करेंगे? इसका टोटल ऑफ एसेट्स. और हमारा लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट इक्वल होती है. आपको पता ही. एसेट सबसे पहले. एन मीन्स नॉन करंट एसेट्स. जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म, वैसे नॉन करंट एसेट्स होती हैं, ये भी किसके लिए होती हैं? लॉन्ग टर्म. एन मीन्स नॉन करंट एसेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट एल. एल मीन्स लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. अब आप बोलोगे मैम लोन तो हमारी लायबिलिटी होती है. अगर आप हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है. अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हमारी क्या होती है? एसेट होती है. अगर हम किसी को लोन 10 इयर्स के लिए दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है. अगर हम किसी को लोन 1 ईयर के लिए या 12 मंथ्स के लिए या 9 मंथ्स के लिए लोन दे रहे हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है. ओके. किसी से लोन लेना लायबिलिटी, किसी को लोन देना एसेट. क्लियर है? आई. I means
investment. I means investment. Okay, F means ये तो सबको पता है, fixed assets. F means fixed assets. ये हमारे दो होते हैं, पता है आप सबको, tangible और intangible. Tangible fixed assets जिनको आप छू सकते हो, intangible जिनको आप टच नहीं कर सकते, like land, building, plant, machinery. Intangible like copyright, patent, trademarks, goodwill. ये हमारे कौन से होते हैं? Intangible assets. Okay? ये किसमें आता है? Work in progress. Means काम अभी चल रहा है, वो भी इसी में आता है. Assets हो गए. O. O means other. O में हमेशा मीनिंग अदर आना है. Other non-current assets. O means other non-current assets. O means other non-current assets. D. D deferred tax liability होता है, वैसे ही हमारा होता है बेटा deferred tax assets. Deferred tax assets. I hope ये clear हो गया हो. Non-current assets, deferred. L means long-term loan and advances. I means investment. F means fixed assets. O means other non-current assets. And D means deferred tax assets. Next हम करते हैं C, TISCO. अब जैसे N है non-current asset, तो C क्या हो गया हमारा? Current assets. Current assets are those assets which can be easily converted into cash within 1 year. Which can be easily converted into cash within 1 year. वो कौन से होते हैं हमारे? Current assets. अब हम करेंगे इसमें TISCO. TISCO. T. क्या आएगा ये? Trade receivables. Trade receivables. Like कौन से होते हैं trade receivables? हमारे debtors, bill receivable, ये सब हमारे क्या होते हैं? Trade receivables. Okay. Next I. अब वहां पे I का मीनिंग था इन्वेस्टमेंट, वो तो लॉन्ग टर्म होती है. यहां I का मीनिंग क्या आएगा? इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक. क्या होगा आय का? इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक. लाइक नेक्स्ट है हमारा एस. यहाँ एल जैसे था लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो एस क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. नेक्स्ट सी. सी क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है बेटा, जहां तो वो कैश एसेट ऐसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, या वो एसेट्स है जो कैश में ही होते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज. कोई 1 महीने की 2 महीने की इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कैश ही बोलते हैं, कि जब चाहो आप उसको कैश करवा सकते हो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लास्ट वन रह गया हमारा ओ. ओ से क्या आएगा फिर हमारा? सबको पता है अदर current assets. Other current assets. So ये था बेटा हमारा फॉर्मेट. हमारा वो हो गया बैलेंस शीट में, हमारे लाइबिलिटीज हो गया सस्टम, सनडॉल, सीटॉस एंड लिफॉर्ड, सीटिस्को. एसेट लाइबिलिटी साइड सारी हो गई, एसेट साइड सारी होगी. आई होप ये आपको क्लियर हो गई हो सारी एसेट. एक बार आप अच्छी तरह से देख लो. अब क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? इसमें एक कॉलम है नोट नंबर. नोट नंबर होता है जिस लाइक बेटा जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हो, हर चीज का आप वर्किंग नोट बनाते हो, आपको इनके भी वर्किंग नोट बनाने हैं. यहाँ पे सिर्फ आपने मेन हेडिंग लिखना है, इसके अंदर कुछ आता है वो आपने वर्किंग नोट में लिखना है. वर्किंग नोट बनाकर आपने यहाँ पे लिखना है नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3,
वो मैं आपको बताती हूँ इन सबके वर्किंग नोट कैसे बनने हैं, कि उसमें आता क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आपको पहले एसेट साइड बता देती हूँ, लायबिलिटी साइड फिर बताऊंगी, क्योंकि ये लिखी हुई है। सबसे पहले ये देखो, नॉन करंट एसेट्स। आपने फॉर्मेट, अगर आपको बेटा सम आ जाए सपोज करो 6 मार्क का, तो आपने बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया है वैसे आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना देना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहला हेडिंग है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, इसमें क्या क्या आ जाएगा आप लिखो। मैं इसको अब रब कर रही हूँ सारा। ओके, अब मैं आपको इसके वर्किंग नोट करवाती हूँ, तो मैं रब कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे नोट्स। आज मैं आपको एसेट्स के नोट्स करवा दूंगी, नोट्स टू अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं। फिर मैं आपको लाइबिलिटीज के नोट्स करवा दूंगी। आपको एज इट इज नोट्स की आइटम्स लर्न रखनी है किसमें कौन सी आती है। ठीक है, लाइक हमारा था एन लिफोर्ड। एल क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपने सारा फॉर्मेट जब बना लिया, लास्ट में आपने वर्किंग नोट बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहला नोट आपने बनाया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। आप कोई भी नोट पहले बना सकते हो, बस नोट नंबर उसके अकॉर्डिंग देना। जैसे सपोज करो आप बना रहे हो नोट नंबर 1, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अकॉर्डिंग नोट नंबर में लिख देना ऐसे 1। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जैसे लिखा है आपका, आपने लोन दिया है पब्लिक को, लोन टू पब्लिक। आपने लोन दिया है अपने फ्रेंड को दिया है, लोन टू किसी फ्रेंड को दिया आपने। ठीक है, आपने एडवांस दिया है किसी फर्म को दिया है, बैंक को दिया है, किसी इंस्टीट्यूशन को आपने लोन दिया है। आपने 3 लोन दिए हैं। यहां पे सपोज करो आ गया 50,000, 40, 10, टोटल कितना आ गया 1 लाख। सो जब आप बेटा अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपने बैलेंस शीट के अंदर ये तीनों चीजें नहीं लिखनी। बैलेंस शीट में सिर्फ यही आइटम लिखनी है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसमें आपने डालना है नोट नंबर 1 और अमाउंट टोटल लिखना है 1 लाख। क्लियर है? और ये सब आपने कहाँ लिखना है, अपने वर्किंग नोट में। यहाँ पे नहीं शो करना, बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करना, सब कुछ वर्किंग नोट में शो करना। और वर्किंग नोट बेटा, इसके जो नोट्स होते हैं वो हमारे चेक होते हैं। उनको कैसे पता चलेगा ये 1 लाख कैसे आया? वो आपका नोट नंबर देखेंगे 1 है, वो फिर आपका नोट नंबर 1 को चेक करेंगे कि कौन कौन सी आइटम मिलाकर आपका 1 लाख आया। ठीक है, सो आपने अपने नोट्स आपने बिल्कुल एक्यूरेट वे में बनाने हैं ताकि वो चेक कर सके। ये चेक होने हैं, मीन्स ये जस्ट ये वर्किंग नोट का पार्ट जस्ट वो नहीं है, ठीक है, कि ये तो भी ठीक नहीं कि ये तो भी ठीक, बट ये हमारे चेक होते हैं। ओके, इसमें लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में ये सब आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम कहा करते हैं? इन्वेस्टमेंट बेटा हमारी इन, किसी ने शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, किसी ने शेयर में करी है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, किसी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स खरीदे हैं। ठीक है, कोई एफडी ली है आपने, बैंक में इन्वेस्टमेंट करी है, फिक्स डिपॉजिट्स जिसको हम बोल देते हैं, ये सब हमारी क्या कही जाती है, इन्वेस्टमेंट। शेयर खरीदे हैं आपने किसी कंपनी के तो इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट है, आपने बैंक में एफडी कराई है तो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है, इन्वेस्टमेंट किसमें करी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये सब हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपने इस सब का टोटल करके जो जो भी आइटम आपके पास सम में है, सपोज करो 1 है तो 1 ही लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, कोई नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के आगे डैश डाल दो। ठीक है, अब आपने नोट नंबर 2 बनाया, इन्वेस्टमेंट लिखना है यहाँ पे, नोट नंबर 2, तो यहाँ पे आप जितना टोटल आएगा वो डाल देना। अगर सपोज करो कोई आइटम नहीं है तो कोई नोट नहीं आएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा नोट नंबर। नेक्स्ट नोट नंबर है हमारा एफ। एफ मींस क्या है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको सब में फिक्स्ड एसेट्स नहीं दिए,
ये नहीं लिखा आपको, समय लिखा है लैंड है 50,000 की, आपको समय लिखा है बिल्डिंग है 1 लाख की, आपको समय लिखा है मशीनरी है 20,000 की। आगे आप क्या करते थे, जब आप सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाते थे तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड सीधा ही लिख देते थे, लैंड 50,000, बिल्डिंग 1 लाख, मशीनरी 20,000। बट मैंने आपको वहां पे भी फॉर्मेट में फिक्स्ड एसेट के अंदर ही लिखवाती थी, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे भी फिक्स्ड एसेट के अंदर ही लिखना है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लाइक गुडविल आ गया और 30,000। अब ये सब कुछ मैं बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगी, बैलेंस शीट में मेरे पास सिर्फ एक ही हेडिंग है, फिक्स्ड एसेट। मैंने इसका नोट नंबर बनाया, नोट नंबर 3, ये सारी आइटम्स लिखी, इनको टोटल कर दिया, 30 + 20 50, 1 लाख 50 + 50 2 लाख। ठीक है, ये देखो, ये मैंने वर्किंग नोट में किया। अब जहां पे मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, जहां पे मेरे सारे कॉलम है, एफ मींस फिक्स्ड एसेट, मैंने देखा मेरा नोट नंबर है 3, सो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मैं अपना नोट नंबर लिख दूंगी 3 और अमाउंट कॉलम में कितना अमाउंट डालूंगी 2 लाख। अब मैं वहां पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल ये नहीं लिखूंगी, सिर्फ फिक्स्ड एसेट का टोटल लिखूंगी। अब कोई जब सम चेक करेगा, जैसे मैं आपका सम चेक करूंगी, मुझे ये पता चलेगा नोट नंबर 3 के अंदर 2 लाख आया है, फिर मैं आपका नोट नंबर 3 चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी आइटम डाली है और किसके अकॉर्डिंग आपने 2 लाख का अमाउंट निकाला है। सो ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स। आपको सारी फिक्स्ड एसेट्स पता है, हमारी लैंड, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दी है, आपको सारा पता है। फिक्स्ड एसेट दो होती है हमारी, एक होती है टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या आ जाएगी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर है, कुछ सब कुछ आ जाएगा। इंटेंजिबल में क्या आ जाएगा जिसको आप टच नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। ठीक है, एक इसमें हमारा आता है वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, ये कंपनीज के अकॉर्डिंग इसमें भी आता है। सो जो भी आइटम ये वाली होंगी वो सारी हम किस हेडिंग के अंदर डालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डालेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी ओ। ओ क्या मीनिंग क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये बहुत कम होती है बेटा, अदर नॉन करंट एसेट्स, कोई और नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये बहुत कम होती है। अगर कोई होएंगी, जैसे आपको लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट्स मिल गया, कोई आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया, ठीक है, कोई आपको पेंशन मिल गई, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कोई आपको ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, यही आता है इसमें, यही आ जाता है अदर नॉन करंट एसेट्स। जो किसी में नहीं आती वो अदर में डाल दो। ठीक है बेटा, बस आपको बेटा इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसेट साइड की आइटम है। ठीक है, तो आपका सम तो निकल ही आएगा। आप किसी में कोई समझ नहीं आ रहा है कौन से हेड के अंदर डालने हैं तो आप अदर में डाल दो। ठीक है, लास्ट है हमारी डी, ये समझने वाली आइटम है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। बहुत ध्यान से समझना मेरी ये बात। देयर आर टू टर्म्स, एक होती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स और एक होती है हमारी, मैंने वहां जाके नहीं बताना फिर आपको, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक होती है एसेट्स, एक होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। वैसे तो ये आपको कोई भी सम में नहीं आएगी, बट आपने हेडिंग जरूर बनाना है। और 1 मार्क के लिए कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि होता क्या है, या आपको वाइवा में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। बेटा हमारी दो इनकम्स होती है, ध्यान से सुनो। एक इनकम जो हमारा सीए निकालता है कि हमें सपोज करो 5 लाख रुपया इनकम हुई है और उसके ऊपर हमने 50% टैक्स देना है, मींस 2,50,000 टैक्स देना। ओके, देयर आर टू इनकम्स, एक कौन निकालता है, हमारा सीए निकालता है,
हमें 5 लाख इनकम हुई है, उसके ऊपर 50% टैक्स मींस 2,50,000 हमने टैक्स देना है। एक इनकम बेटा हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकालता है। आईटी डिपार्टमेंट होता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका पर्सन आता है, वो अपने ढंग से इनकम निकालते हैं, क्योंकि हम लोग तो हेरा फेरी कर सकते हैं और टैक्स की चोरी कर सकते हैं, बट उसको एक स्टेबल डिसीजन देना पड़ता है। ठीक है, ये अपनी इनकम निकालता है, ये अपनी इनकम निकालता है। इसने तो शो कर दी भी मेरी कंपनी को, एक कंपनी है AB कंपनी, मुझे कितनी इनकम हुई है 5 लाख और उसके ऊपर 50% मैं टैक्स पे करूँ। अब इसने भी अपनी इनकम निकाल ली, टैक्स ऑफिसर आया, उसने मेरी पूरी ऑडिट करी और ऑडिट करके उसने मेरी इनकम निकाली 6 लाख। कितनी इनकम निकाली मेरी 6 लाख। ये कहता है आपकी इनकम बनती है, आपके प्रॉफिट्स बनते हैं 5 लाख और ये कहता है कि आपके प्रॉफिट्स बनते हैं 6 लाख और आपको 50% टैक्स मींस आपको 3 लाख रुपीस टैक्स देना है। मैंने टैक्स बनाया था 2,50,000 बट क्या कहता है वो कितना देना है टैक्स 3 लाख। अब मुझे 50,000 टैक्स और देना पड़ना है। मैंने 2,50,000 पे कर दिया था, बट जब मेरी ऑडिटिंग हुई तो मेरा टैक्स कितना बना 3 लाख, मींस मुझे 50,000 टैक्स और पे करना पड़ना है। अगर देना पड़ना है तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ओके, अगर हमारी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम ज्यादा है और हमारी सीए के अकॉर्डिंग इनकम कम है तो हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ना है, तो ये हमारी हो जाती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आई होप ये आपको एग्जांपल क्लियर हो। सीए ने इनकम बनाई थी 5 लाख, 50% टैक्स बना 2,50,000 जो कि मैंने डिपॉजिट करवा दिया, काम फिनिश। ऑडिटिंग हुई मेरी फर्म की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, उसने कहा जी आपका प्रॉफिट 5 लाख नहीं 6 लाख बनता है, सो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स भी कितना बनता है 3 लाख। 2,50,000 आप जमा करवा चुके हो, 50 अब आपको और पे करना है, और पे करना है, तो ये मेरी होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? अब वही से रिवर्स कर दो, सीए ने बनाई थी 2,50,000 मैंने डिपॉजिट करा दी। ओके, अब इसने बनाई है आईटी डिपार्टमेंट ने मेरी 4 लाख। ये कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये आपकी इनकम कितनी बनती है 4 लाख, सो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कितना बनता है 2 लाख। कितना बनता है आपका टैक्स 2 लाख, बट आप डिपॉजिट कितना करवा के आए हो 2,50,000 आप ज्यादा करवा के आए हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिटर्न कर देगा, तो वो आपका 50,000 आपका क्या हो जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और पे करोगे तो लायबिलिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पे करेगा, वापस रिटर्न कर देगा टैक्स, रिटर्न ऑफ टैक्स, तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। आई होप ये आपको पॉइंट सारा क्लियर हो गया हो एसेट्स का और लायबिलिटी का। नेक्स्ट है हमारा, आज हम ये एन लिफोर्ड, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट था सी टिस्को। अब हम इसके नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले टी नोट नंबर, आपने नोट नंबर आगे आगे चलते जाना है, 3 4 जो आपने बना दिया आपने नेक्स्ट चलना है। टी, टी क्या था मीन्स हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें हमारे मेनली कौन से आते हैं, दो ही आते हैं इसमें मेनली हमारे, डेटर्स बिल रिसीवेबल। कौन कौन से आते हैं हमारे डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ये हमारे क्या आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में हमारा क्या आता है, इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक। स्टॉक किसका, स्टॉक आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक स्पेयर पार्ट्स का भी हो सकता है, कोई भी और स्टॉक हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमारे कहाँ आते हैं स्टॉक में। ठीक है, मैं आपको आइटम्स बता रही हूँ कौन कौन सी काम पे आती हैं। अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क में आए तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, 4 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाकर छोड़ाना है।
ओके देख लो, नोट नंबर टी में ट्रेड रिसीवेबल में आ गया डेटर्स, बिल रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक, स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे फिनिश्ड गुड का हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स का हो, और चाहे आपका किसका हो, क्लोजिंग स्टॉक हो। ये सब हमारा किस कॉलम के अंडर आता है, इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट क्या है, एस। एस क्या था हमारा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, वही सेम चीज जो लॉन्ग टर्म में था, लोन टू राम फॉर 7 months। आपने राम को लोन दिया है, कितने मंथ्स के लिए दिया है, 7 months के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। अगर मंथ्स ना लिखा हो तो सीधा ये किस में आता है, फिर हम अज्यूम करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, आपने एडवांस दिया है, एडवांस टू पब्लिक फॉर 11 months, या ब्रैकेट में लिखा हो 11 months। 12 months से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 months से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, या यही लिखा हो शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक, तो हमारा कहा आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। टू मीन्स दिया है, फ्रॉम मीन्स लिया है। टू है तो आपकी एसेट साइड आता है, फ्रॉम है तो आपकी लायबिलिटी साइड आता है। ओके ये हो गया। नेक्स्ट है सी। सी मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो वो कैश ही है या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक कैश इन हैंड, लाइक कैश एट बैंक, कैश आपका बैंक में पड़ा है, लाइक आपके पास कोई चेक आया है, लाइक शॉर्ट टर्म, ये एसेट इज लर्न करो, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी क्या होती है, हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश में ही होते हैं या कैश में कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगे। ओके लास्ट आता है हमारा अदर। अदर करंट एसेट्स, इसमें कौन से आते हैं आप, मैं आपको बताती हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखते हो ना आप, एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए, अब वो किसी अंडर हेडिंग के अंदर नहीं आए। करंट एसेट्स होते हैं ये हमें पता है, बट किसी हेडिंग के अंदर नहीं आए, तो हम किस कोड में डाल देंगे, अदर करंट एसेट्स। एक्रूड इनकम्स, इनकम अभी मिलनी है, अभी मिली नहीं है, करंट एसेट्स हैं ये हमें पता है, किस हेडिंग के अंदर आते हैं नहीं पता, तो हम किस में डाल देंगे, अदर करंट एसेट। ठीक है, या इस टाइप का कोई भी और एसेट आ जाए तो आपने अदर में डाल देना। ओके आई होप ये सारे नोट्स आपको क्लियर हो गए हो एसेट साइड के, बट स्टिल आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।